नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामोफाइल पर। साथियों, हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें अभी अपना संविधान सभा एवं संविधान निर्माण का टॉपिक चल रहा है। संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण। अभी तक इसमें हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन कुछ पोर्शन बचा हुआ है जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे संविधान सभा का पार्ट 3। तो चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, ये सेशन अच्छा लगता हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये लेक्चर कैसा लगता है लास्ट में कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि संविधान का पहला प्रारूप किस समिति द्वारा तैयार किया गया। तो ये तैयार किया गया था परामर्श समिति के द्वारा। आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे, ऐसा ना हो कि ये प्रारूप शब्द देखकर आप प्रारूप समिति आंसर कर दें, ये गलत हो जाएगा। संविधान का पहला प्रारूप परामर्श समिति द्वारा तैयार किया गया था और इसी परामर्श समिति को एक और नाम से जानते हैं, सलाहकार समिति। सलाहकार समिति। और इस समिति के अध्यक्ष थे B.N. राव। अध्यक्ष कौन था? B.N. राव। तो कई बार आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान का पहला प्रारूप किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया। तो अगर व्यक्ति के बारे में पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने तैयार किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा B.N. राव। क्योंकि देखिए, पहला प्रारूप किसने तैयार किया, किस समिति ने? परामर्श समिति ने। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? B.N. राव हैं। तो आप एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी संस्था या समिति कुछ कार्य करती है तो उस कार्य का जो भी क्रेडिट है वो क्रेडिट उसके अध्यक्ष को जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज की सरकार को आप देखेंगे तो सरकार अगर कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? प्रधानमंत्री को जाता है। सबसे ज़्यादा तारीफ प्रधानमंत्री की होती है। लेकिन अगर वही सरकार कोई बुरा कार्य कर दे, मतलब कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे देश में करप्शन बढ़े या देश में महंगाई बढ़े, इस तरह का कार्य अगर सरकार करती है तो पूरी की पूरी जो क्रिटिसिज्म है वो प्रधानमंत्री को झेलना पड़ता है। यानी तारीफ होगी तो प्रधानमंत्री की और गाली खाना पड़ेगा तो भी प्रधानमंत्री को, क्योंकि सरकार के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। इसी तरीके से चूंकि प्रारूप तैयार किया था परामर्श समिति ने, तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो B.N. राव थे। इसलिए अगर व्यक्ति के बारे में पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने जो है प्रारूप तैयार किया, तो उत्तर हो जाएगा B.N. राव ने तैयार किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो अभी अभी आपने देखा कि जो एक संविधान में समिति बनाई गई थी जिसका नाम था सलाहकार समिति। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारतीय संविधान को जो सलाह देने का कार्य किया जाएगा वो यही सलाहकार समिति कार्य करेगी, यही सलाह देगी। और चूंकि यहां पर किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है तो जो भी इस सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा वही सलाहकार हो जाएगा। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अभी अभी आपने देखा कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष B.N. राव हैं। और मैंने ये भी कहा कि कोई भी समिति अगर कुछ कार्य करती है तो उस कार्य का पूरा क्रेडिट जो है वो उसके अध्यक्ष को जाता है। तो सलाहकार कौन हो गया? B.N. राव हो गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, उक्त कथन किस व्यक्ति का है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपके महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी।
इसके अलावा मोतीलाल नेहरू जी के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो सिर्फ एक बात जान लीजिए कि पहली चीज तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर के? CR दास के साथ मिलकर के। और दूसरी चीज, इन्हीं मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की थी और इसी नेहरू रिपोर्ट में पहली बार डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय जो हैं, इनका फिलहाल संविधान से जुड़ा हुआ कोई खास पहलू नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले मांग की थी कि जो संविधान का निर्माण है या जो संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने जा रहे हैं उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। तो आप जानते हैं कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए थे। अच्छा, एक और चीज मुझे ध्यान में आ रहा है कि मैंने शायद आपको थोड़ा सा एक पॉइंट पिछली क्लास में गलत करवा दिया था। मैंने आपको कहा था कि चुनाव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चुनाव जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक में जो है जनता स्वयं वोट देती है, जनता स्वयं मत देती है, और दूसरे में इसी जनता के प्रतिनिधि मतदान करते हैं। जनता के प्रतिनिधि मतदान करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जब जनता स्वयं मत देती है इसको कहते हैं प्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार। जबकि जहां जनता स्वयं वोट ना दे बल्कि जनता के प्रतिनिधि वोट दें उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार। मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि जब जनता स्वयं वोट ना दे तो वो अप्रत्यक्ष और अवयस्क मताधिकार होता है, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया था। इसको अवयस्क नहीं कहते, ये अप्रत्यक्ष मताधिकार तो है लेकिन अवयस्क नहीं है, क्योंकि भले ही जनता वोट नहीं दे रही है इसलिए ये अप्रत्यक्ष हुआ, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि वोट दे रहे हैं वो तो वयस्क है ना, यानी वो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, इसलिए यहां भी ये वयस्क मताधिकार होता है। तो अगर जनता स्वयं वोट दे तो फिर प्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार, और जनता के प्रतिनिधि वोट दें तो अप्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना गया था? बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। तो गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया था, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चुना तो गया था और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी थी, लेकिन इनके अलावा कुछ और पार्टियां भी थी, जैसे आपकी हिंदू महासभा है और कुछ अन्य क्षेत्रीय दल थे। इसके अलावा कुछ सदस्य मनोनीत भी हुए थे। तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन ए है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था तथा देशी रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया था, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार से चुना गया था इसके विषय में मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। तो अगर आपने पिछली क्लास को देखा होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। एक्चुअली यहां होना चाहिए प्रथम जाने वाले। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे अपने दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और इन्होंने जीत हासिल की, और ये 1895 तक सदस्य रहे। यहां पर एक और बात आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले चुने जाने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, यानी सबसे पहले जीत हासिल करने वाले यही थे। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव किस भारतीय ने लड़ा, किस भारतीय ने लड़ा, तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे आप WC बनर्जी भी कहते हैं। तो व्योमेश चंद्र वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ा था। इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा था, लेकिन ये दोनों बार हार गए थे। व्योमेश चंद्र लड़ने वाले सबसे पहले थे, लेकिन चूंकि ये हार गए थे, इसलिए अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जीत किसने दर्ज की या सर्वप्रथम कौन चुना गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो आपका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1947 में भारत की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री थे अपने लियाकत अली खान। ये जो है मुस्लिम लीग के सदस्य थे। एक्चुअली थोड़ा सा ये आपके मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और यही लियाकत अली खान 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। समझ गए। तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय के किसके पास था, लियाकत अली खान के पास था। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और यही लियाकत अली खान बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा आपके जो जॉन मथाई हैं, इनके पास अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। ठीक है। देखिए अंतरिम सरकार में लगभग 14 मंत्री थे, यानी 14 मंत्रालय थे। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो चुका था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को एक बैठक और बुलाई गई, और इस बैठक में 2 काम किए गए। सबसे पहले तो संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान के जितने भी सदस्य थे उन सभी ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, और इसके अलावा संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो इस वजह से जो अंतिम बैठक है संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 को मानी जाती है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 284 सदस्य, यानी 284 सदस्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कथन है कि संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसी दिन से संविधान ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी स्टेटमेंट है कि संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया, क्योंकि संविधान को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया या फिर आत्मोर्पित किया गया। क्या किया गया? आत्मोर्पित किया गया। ये किस दिन हुआ? ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। तो आपका पहला और दूसरा जो कथन है वो सत्य है, और पहला और तीसरा सत्य है और दूसरा कथन आपका गलत है। तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला और तीसरा सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट का दर्जा छोड़ा था। तो ये कथन आपका गलत हो गया। असल में हुआ ये था कि 15 अगस्त 1947 को भारत औपचारिक रूप से डोमिनियन हो गया था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को भारत ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा छोड़ा नहीं था, बल्कि इस दिन भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो पहला कथन जो है वो गलत हो गया। तो अगर आप डोमिनियन स्टेट समझना चाहें कि डोमिनियन स्टेट आखिर होता क्या है, तो आप ये समझिए कि कोई भी स्टेट डोमिनियन कब कहा जाता है? डोमिनियन स्टेट एक ऐसे देश को कहा जाता है जहां जो देश कहने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी वहां का प्रधानमंत्री, उसके अलावा वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं या अन्य जो विभाग है, ये अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जैसे आज आप देख रहे हैं कि अपने देश में कोई भी निर्णय लेने के लिए हमारे देश की सरकार स्वतंत्र है। इसी प्रकार से कोई भी देश का जो विभाग है वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके बावजूद जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, यानी आपका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश का होता है। उदाहरण के लिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जहाँ प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे, इसके अलावा गृह मंत्री आपके सरदार पटेल थे। इस तरीके से बहुत सारे विभाग थे। विदेश मंत्रालय भी नेहरू जी के पास ही था। तो ये सभी लोग अपने अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन नाम मात्र के लिए ही सही, लेकिन जो देश का राष्ट्राध्यक्ष था, जो हमारे देश का मुखिया था, वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। तो हम कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अध्यक्ष अभी भी
ब्रिटेन की महारानी है, इसलिए हमें कहा गया कि हम 15 अगस्त को डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमको मिल गया। मतलब हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बना लिया तो हम क्या हो गए? हम हो गए गणतंत्र, और हमने डोमिनियन स्टेट का दर्जा छोड़ दिया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा आपने कब छोड़ा, तो वो छोड़ा आपने 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जो है थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपने देख ली, ये गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि भारत की संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने तक सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतरिम संविधान बनाया गया। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि 1935 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान बनाए गए थे कि भारत पर किस प्रकार से शासन किया जाए। तो स्वतंत्रता के बाद जब तक हमारा अपना संविधान नहीं बन जाता, तब तक इसी 1935 के अधिनियम को संशोधित करके जो भी नियम कानून हमें अच्छे लगे थे, यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे संविधान के निर्माताओं को जो भी इस 1935 के अधिनियम में नियम अच्छे लगे, उनको अपना लिया गया। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है कि संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के निकाय के रूप में ही कार्य करती रही, न कि भारत के अंतरिम संसद के रूप में। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान सभा जो है ये दो रूप में कार्य कर रही थी। एक थी आपकी संविधान सभा और दूसरी थी प्रांतीय विधानसभा। विधानसभा या इसी को आप लोग विधायिका भी कहते हैं। तो जब यही सभा जो है आपकी, जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, तब इसके अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, राजेंद्र प्रसाद। और जब यही सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तब इसके अध्यक्ष माने जाते थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जो अपनी सभा थी वो दो रूप में कार्य करती थी, एक संविधान सभा, और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, और जब ये प्रांतीय विधानसभा के रूप में कार्य करती थी या विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो विधायिका के अध्यक्ष हो जाते थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आपकी पहली और तीसरी स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो हमें बताना क्या है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन दूसरा है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। जुलाई 1946 में आपके चुनाव हुए, सितंबर 1946 में सरकार का गठन हुआ, अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग जो है वो सरकार में शामिल हो गई। उसके बाद नवंबर 1946 में
संविधान सभा की पहली बैठक हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अच्छा, एक चीज यहां पर आप देख लीजिए कि आप देख रहे हैं जुलाई में चुनाव हुआ, जुलाई 1946 में, और सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं हुई थी। बाद में अपने जो वायसराय थे तत्कालीन स्वतंत्रता के समय, आप जानते हैं वायसराय कौन था? माउंटबेटन थे। तो वायसराय माउंटबेटन के प्रयास से मुस्लिम लीग जो है अपनी अक्टूबर 1946 में सरकार में शामिल हुई थी। शुरुआत में सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सितंबर 1946 में सरकार का गठन हुआ और अक्टूबर 1946 में वायसराय माउंटबेटन के प्रयास से मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो गई। अब जो है देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के बहिष्कार में मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था? तो आपने अभी अभी देखा कि 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ, इस समय मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई, ये बाद में शामिल हुई थी। तो शुरुआत में इन्होंने बहिष्कार किया था, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन ए है आपका, वह संविधान सभा का गठन अपनी इच्छा अनुसार करना चाहती थी। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल गलत है। वह संविधान का गठन जो है या संविधान का निर्माण अपनी इच्छा से नहीं करना चाहती थी। दूसरा ऑप्शन है कि वह मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान का निर्माण करना चाहती थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं मुस्लिम लीग सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, अलग से देश बनाना, एक अलग पाकिस्तान का निर्माण। तो अगर एक अलग देश बनेगा तो अलग संविधान बनाया जाएगा उसका। तो यही सही उत्तर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहती थी, इसीलिए इसने शुरुआत में संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में किसने प्रस्ताव रखा कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए बहिष्कार किया जाए? तो 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार का बहिष्कार करने का सुझाव मौलाना आजाद ने रखा था, क्योंकि मौलाना आजाद का मानना था कि भारत की जनता उस समय अनपढ़ थी और इन्हें सरकार या संविधान क्या होता है इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। यानी सरकार क्या होती है, संविधान क्या होता है, या बेसिकली सरकार के बारे में तो जानते भी थे लेकिन ये अनपढ़ थे। संविधान क्या है और चुनाव क्या है और इनके लिए सही संविधान कौन बना सकता है, इस बारे में भारत की जनता को कोई जानकारी नहीं थी। तो इनका मानना था कि चूंकि एक तो भारत की जनता अनपढ़ है, उसे यही नहीं पता कि चुनाव क्या है और एक संविधान क्या होता है। तो जब जनता को ये मालूम ही नहीं है कि संविधान होता क्या है, तो ये कैसे डिसाइड कर पाएगी कि हमारे लिए सही संविधान कौन बना सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अगले 15 वर्षों के लिए हम वयस्क मताधिकार को हटा दें, ताकि जब जनता कुछ पढ़ी लिखी हो जाए उसको पता चल जाए कि संविधान क्या है, सरकार क्या होती है, सरकार के क्या दायित्व होते हैं, चुनाव क्या है और हमें क्यों चुनाव करके एक सरकार को चुनना चाहिए। जब तक जनता इस बात को ना समझ ले तब तक के लिए चुनाव का बहिष्कार किया जाए, यानी वयस्क मताधिकार ना करवाया जाए।
ये मत किसका था? मौलाना आजाद का था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद संविधान सभा के प्रति मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही? ऑप्शन ए कह रहा है कि मुस्लिम लीग के कुछ विद्रोही सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई और इनका एक भी सदस्य सरकार में शामिल नहीं था, और चूंकि सरकार में शामिल नहीं था तो इसलिए ये सभा में भी नहीं शामिल हुआ। तो पहली स्टेटमेंट गलत, सभी सदस्यों ने संविधान में भाग लिया, ये भी गलत हो गई। संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? कहने का मतलब जो संविधान की सभा थी वो विधायिका के रूप में कब बन गई, या बेसिकली विधायिका नहीं, क्योंकि विधायिका तो पहले से चली आ रही थी। संसद कब बन गई? संविधान सभा जो है संसद में कब बदली? तो ये बदली थी आपकी 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हो गया। जिस दिन संविधान लागू हो गया उसी दिन से ये माना गया कि जो संविधान की सभा है आज से संसद के रूप में कार्य करेगी। और ये भी बात आप अच्छे से जानते हैं कि जो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो हमारी संविधान सभा है वो भंग कर दी गई थी। तो 24 जनवरी को संविधान सभा भंग की गई और 26 जनवरी को ये निर्णय लिया गया, मतलब 24 को ही निर्णय ले लिया गया था, लेकिन ये काम शुरू हुआ 26 जनवरी को कि हमारी जो संविधान सभा है वो अंतरकालीन संसद के रूप में कार्य करने लगी। क्योंकि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ ना, तो इसी दिन से जो हमारी संविधान की सभा थी वो अंतरकालीन संसद के रूप में कार्य करने लगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? सर्वाधिक ऋणी का मतलब हो गया कि कहां से सबसे ज्यादा प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा भारतीय संविधान में प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। आप ये भी जानते होंगे कि जब भारत का संविधान बना था उस समय 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, और इन 60 देशों के संविधान को पढ़ करके हमें हमारे समाज और संस्कृति के हिसाब से जो भी अनुच्छेद या प्रावधान अच्छे लगे थे उनको हमने कुछ को ज्यों का त्यों और कुछ को अपनी समाज और संस्कृति के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव करके अपना लिया था। और इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रावधान अगर हमने कहीं से लिए थे तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। सही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी कुछ ना कुछ प्रावधान लिए गए थे, आयरलैंड से भी लिए गए थे, कनाडा से भी लिए गए थे, लेकिन इन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे किसी दूसरे सेशन में। इसके लिए मैं स्पेशल एक चैप्टर लेकर के आऊँगा जिस पर हम जिन जिन देशों से हमने जो जो कुछ लिया है सब पर बात करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया? तो अंगीकृत करने वाला कौन था भारत के संविधान को? भारत की संसद नहीं थी, मंत्रिमंडल नहीं था, संविधान सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि। ये आंसर हो सकता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन डी कह रहा है कि भारत की जनता ने, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, अगर ऑप्शन में भारत की जनता ना होता तो आप आंसर करते संविधान सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों ने, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान सभा में कौन शामिल था? जनता के प्रतिनिधि शामिल थे।
और संविधान को अपनाया किसने? इन्हीं जनता के प्रतिनिधियों ने अपनाया। तो अगर भारत की जनता ऑप्शन में ना होती तो आप इसको टिक करते, लेकिन चूंकि भारत की जनता मौजूद है तो आपका सही उत्तर होगा भारत की जनता ने। क्योंकि अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कि हम भारत के लोग, और लोग मतलब जनता। यहां ये नहीं लिखा हुआ है कि हम भारतीय संविधान सभा के सदस्य या हम भारतीय संविधान सभा के जनता के प्रतिनिधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे लिखा गया है कि हम भारत के लोग, और लास्ट में लिखा गया है कि संविधान को अंगीकृत और आत्मोर्पित करते हैं। तो संविधान को अंगीकृत किसने किया है? भारत के लोगों ने किया है, भारत की जनता ने किया है। उम्मीद है आपको यह सवाल क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। तो भैया किस बात में भिन्न है? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। ये आंसर बिल्कुल सही है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है जबकि ब्रिटेन में नहीं है। ये होता क्या है कि देखिए, भारत में ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारी जो संसद है, ये संसद कोई कानून बनाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो कानून संसद ने बनाया है ये हमारे संविधान का उल्लंघन कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो जिस हद तक ये कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा होगा उस हद तक इसको शून्य माना जाएगा। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट है इस संसद द्वारा बनाए गए नियम को रद्द कर सकती है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यानी संसद ने क्या निर्णय लिया है, क्या कानून बनाया है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी समीक्षा कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। एक बार जो संसद ने कानून बना दिया तो बना दिया। वहां की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद संप्रभु मानी जाती है, जबकि भारत की संसद संप्रभु नहीं है। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसमें यही अंतर है। दोनों देशों में संविधान लागू है, दोनों में संसदीय प्रणाली है, लेकिन भारत में न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है जबकि ब्रिटेन में नहीं हो सकता। इसके अलावा जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों देशों में लागू है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि मान लीजिए सरकार के 100 प्रतिनिधि हैं। एक बार को हम मान लेते हैं कि टोटल सरकार में 100 मंत्री हैं। अब इनमें से कोई एक भी मंत्री अगर अपना विश्वास मत खो देता है, संसद में एक भी मंत्री अपना विश्वास मत खो देता है, यानी जो विपक्ष के नेता हैं वो ये साबित करने में सक्षम हो जाते हैं कि फला मंत्री जो है ये संविधान के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए इसका मंत्रालय छीन लिया जाए और इसको सरकार से बर्खास्त कर दिया जाए, तो एक मंत्री की वजह से पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। यानी एक ही मंत्री पूरी सरकार के लिए उत्तरदायी है। इसलिए इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका कह रहा है कि वास्तविक और नाममात्र दोनों ही प्रकार की कार्यपालिका है। तो भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में वास्तविक और नाममात्र दोनों की कार्यपालिका है। आप जानते हैं जो भारत की वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री में निहित है। वास्तविक कार्यपालिका का मतलब होता है कि भारत का वो मुखिया कौन है जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए सारे निर्णय लेता है, तो आपके प्रधानमंत्री हैं। आप देखते होंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चाहे देश में कोई निर्णय लेना हो या विदेश में किसी देश के साथ कोई डील साइन करनी हो, प्रधानमंत्री ही जाते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित है। लेकिन जो अपनी नाम मात्र की कार्यपालिका है ये अपने राष्ट्रपति में निहित है।
नाम मात्र की कार्यपालिका ये होती है कि जहां पर जो देश या विदेश में इस देश के नाम से जितने भी कार्य किए जाएंगे वो इसी व्यक्ति के नाम से किए जाएंगे, यानी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। लेकिन वो काम करेगा कौन? प्रधानमंत्री। तो वास्तव में निर्णय लेता कौन है? प्रधानमंत्री लेते हैं, लेकिन वो निर्णय माना किसका जाता है? वो राष्ट्रपति का माना जाता है। तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में है। वास्तव में क्या निर्णय लिया जाएगा वो प्रधानमंत्री तय करेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? राष्ट्रपति का आएगा। तो ये चीजें भारत में भी हैं और ब्रिटेन में भी है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व और नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका ये दोनों देशों में है, जबकि न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये सिर्फ भारत में है, ब्रिटेन में नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।